नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है कोशिका विभाजन के बारे में। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको सेल के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं, सेल डिवीजन होता क्या है। देखिए, जैसे आप लोगों ने जन्म लिया है और आप लोग धीरे धीरे वृद्धि करते हैं कि नहीं। आप पहले बचपन अवस्था में थे, फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, एक समय बाद बूढ़े भी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जो सेल होती है उसका भी अपना एक जीवन काल होता है। क्या होता है? जीवन काल। तो वो जब जन्म लेती है तो वो धीरे धीरे बड़ी होती है, और जब बड़ी होगी तो उसमें डिवीजन होगा। उसी चैप्टर को अपन को इसमें समझना है। तो देखिए, सेल के अंदर जो डिवीजन होता है, देखो डिवीजन मतलब यहाँ पर ये होगा, जैसे मैथ में हमने आपको बताया था, मैथ में अगर 10 लिखा है और इसका डिवीजन करेंगे 2 से, ठीक है, तो 2 5 जा 10। यहाँ पर आंसर कितना आ रहा? 5। मतलब यहाँ पर संख्या घट गई है आपकी। लेकिन बायो में यहाँ पर सेल में डिवीजन मतलब यहाँ पर ये होगा कि एक जो सेल है इससे बनेगी 2 सेल, और 2 से बनेगी यहाँ पर 4 सेल। तो यहाँ पर डिवीजन का मतलब होता है बढ़ जाना, जबकि मैथमेटिक्स में डिवीजन मतलब होता है घट जाना। तो देखिए ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या होगा, एक कोशिका, कोई एक सेल है, ये देखो ध्यान से, सेल है और सेल के अंदर ये क्या, जल्दी बताओ, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। और इससे 2 सेल बन जाती हैं। कैसे बनती है वो पूरा अपन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो जब कभी एक कोशिका डिवीजन होकर, विभाजन होकर 2 कोशिकाओं बनाती है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनाती है, उसी को कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहा जाता है। तो देखो यहाँ हमने लिख दिया, एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है, तो इसे ही कोशिका विभाजन कहा जाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, अ सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म अ न्यू सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड होती है और उससे क्या बनाती है, नई सेल बनाती है, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। ये डायग्राम में बना दिया है। अब देखो, ये कोशिका विभाजन होता क्यों है, ध्यान सुनना। बाय सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन क्यों होता है? तो कोशिका विभाजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें वृद्धि होती है। जैसे अभी आपको बताया, आपकी वृद्धि हो रही है कि नहीं, तो ये वृद्धि होती है सेल के डिवीजन की वजह से। क्योंकि एक सेल रहेगी, उसमें डिवीजन होगा तो वो 2 सेल बनाएंगी, तो वृद्धि होगा और विकास होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों में अंतर होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है। ग्रोथ मतलब होता है आप बढ़ रहे हैं, जैसे आपकी ग्रोथ हो गई, मतलब आपकी हाइट पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, इतनी से इतने मतलब ज़्यादा बढ़ गई, तो ये आपकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन विकास मतलब क्या होता है, आपकी हाइट के बढ़ने के साथ साथ आपका मानसिक विकास बढ़ गया, आपकी बॉडी बढ़ गई, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, वो कहलाता है आपका विकास। ठीक है, तो ग्रोथ मतलब सिर्फ आप अकेले बढ़े हो, लेकिन आपका मानसिक विकास भी बढ़ गया, आपकी बॉडी बढ़ गई, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका पैसा है, वो भी बढ़ गया, तो वो कहलाता है विकास यानी डेवलपमेंट कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि कोशिका साइज में बढ़ रही है तो वो ग्रोथ कहलाएगा, लेकिन वो ओवरऑल में उसमें न्यूक्लियस वगैरह हर चीज बढ़ जाएगी, वो कहलाता है डेवलपमेंट कहलाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ गए। तो कोशिका डिवीजन होकर क्या होता है, उसका वृद्धि तथा विकास होता है। और इसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, ये पढ़ाएंगे आपको। रिप्रोडक्शन मेन प्रोसेस होती है इसमें, इसे बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ये अभी आपको समझाएंगे। अब देखिए, थोड़ा एक कंसेप्ट और बता रहे हैं हम आपको। कंसेप्ट ये है कि 2 प्रकार की सेल होती हैं। आपकी बॉडी 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो सेल यानी कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है सोमेटिक सेल, ध्यान सुनना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, सोमेटिक सेल। और एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल। देखिए, आपके शरीर में 2 प्रकार की सेल होती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आपकी बॉडी 2 प्रकार की सेल से मिलकर बनती है। एक होती है सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिका, हिंदी में बोलते हैं कायिक, काया मतलब होता है शरीर। और एक होती है जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल। तो आपकी जो बॉडी बनी वो सोमेटिक सेल से बनी। लगभग 98% या 99% जो सेल होती हैं वो कायिक कोशिकाएं होती हैं। पूरी बॉडी, जहां जहां पर बॉडी की जो सेल हैं वो सब क्या कहलाती है? सोमेटिक सेल कहलाती है। और इसके बाद जो 2% बची हुई जो सेल है वो कहलाती है रिप्रोडक्टिव सेल। और इसमें आता है, अगर मेल की बात करें तो मेल का शुक्राणु यानी स्पर्म आता है, और फीमेल का ओवम आता है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके बने हैं वो इन सेल से मिलकर बने, इन्हें बोलते हैं जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल। और बाकी जो पूरी बॉडी बनी है वो 98% कायिक कोशिकाएं, यानी आपकी जो बॉडी है, पूरा शरीर है, वो कायिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये शब्द आगे जाके यूज होंगे, आपको उनको ध्यान रखना है। तो बॉडी किससे मिलकर बनी है? सोमेटिक सेल से, कायिक कोशिकाओं से 98%। और 2% कौन सी सेल होती है? रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं। तो आप इतना कंसेप्ट समझ गए। अब बिल्कुल ध्यान समझेंगे सेल डिवीजन होता क्या है, इसको धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं कोशिका विभाजन की खोज किसने करी। तो 1855 में बिरचऊ ने इसकी खोज करी थी। हालांकि कई साइंटिस्टों का इसमें नाम आता है, बट आप ये ध्यान रखना, बिरचऊ ने पहली बार इसकी खोज करी थी कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन क्या होती है, तो इन्होंने ओमनी ई सेलुला भी इसका नाम दिया था, तो वो आपको ध्यान नहीं रखना है। देखो यहाँ पर क्या होता है,
जो जो सेल होती है जिससे ये डिवीजन होता है उसे बोलते हैं मातृ कोशिका, पेरेंट सेल। तो ध्यान रखना, अब ये बार बार शब्द आएगा पेरेंट सेल, या इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं मातृ कोशिका, या इसको अच्छी भाषा में कहा जाता है मदर सेल कहा जाता है। मातृ कोशिका, पेरेंट सेल, मेन तो यही होती है। अपन लोगों को उत्पत्ति किससे हुई? माता पिता से। तो वैसे ही जो नई सेल बनती है वो मेन जो सेल होती है उससे बनती है, उसे बोलते हैं पेरेंट सेल, या हिंदी में बोलते हैं मातृ कोशिका, या इंग्लिश बोलते हैं मदर सेल भी कहा जाता है। तो आप मदर सेल ध्यान रखना, बायो में मदर सेल यूज होता है शब्द। इसके बाद जो मदर सेल होती है इससे जो नई सेल बनती है उन्हें बोलते हैं संतति। संतति मतलब होता है संतान, या डॉटर सेल कहा जाता है। तो आपको ये शब्द अभी यूज होंगे, ठीक है, आगे जाके। तो मदर सेल क्या होती हैं और उससे जो डॉटर सेल हो क्या होती हैं, आप समझ गए होंगे क्या होती हैं। तो एक सेल से जब दो सेल बनती हैं तो पहली सेल कहलाती है, जिससे वो बनी वो कहलाती है मदर सेल, और जो बनती हैं वो कहलाती हैं डॉटर सेल या संतति कोशिकाएं। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार का है। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। बिल्कुल ध्यान समझना, आपको एक चीज पढ़ाएंगे। पहला जो डिवीजन होता है उसको कहा जाता है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरा होता है, इंग्लिश में से बोलते हैं ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। इंग्लिश में से कहा जाएगा माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब इसे हिंदी में कहा जाएगा, इंग्लिश में बोला जाएगा मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान समझना, अब आपको पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला होता है असूत्री विभाजन। इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता है। इसमें सिंपली क्या होता है, एक सेल जो होती है वो टूट के 2 सेल बन जाती हैं, वो असूत्री। अभी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ये ओवरव्यू बता रहे हैं। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। सम मतलब होता है बराबर, माइटोसिस। इसमें क्या होगा, जैसे 50 कोशिकाएं नष्ट हुई हैं और 50 कोशिकाएं बनती हैं, उसे बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। देखो सूत्र वाला होता है फॉर्मूला, ठीक है। और अर्धसूत्री, अर्धसूत्री में होता है आधी। तो ये होता है आपकी जो जनन कोशिकाएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उसमें होता है। तो अभी ये सब लिखाएंगे, अभी ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ हेडिंग डाल लेना। कोशिका 3 प्रकार से विभाजित होती है। पहला होता है असूत्री, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता। सूत्र वाला होता है फॉर्मूला, आ मतलब नहीं, नहीं लगता। समसूत्री मतलब जितनी टूटी उतनी बनेगी, जैसे 50 टूटी हैं तो 50 ही बनेगी। कैसे बनती है ये बताएंगे। और तीसरा होता है अर्धसूत्री, इसमें जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 23 आ पाते हैं। तो ये जनन कोशिकाओं में होता है, बहुत अच्छा है, इसको भी समझते हैं। चलिए अब देखते हैं ए माइटोसिस, असूत्री विभाजन। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला असूत्री विभाजन, ये अविकसित कोशिकाओं में होता है। इट ऑकर इन अनडेवलप्ड सेल, या ऐसे बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप ये मत पूछना कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, हम आपको पिछली वीडियो में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल उनको बोलते हैं जो पूरी तरह डेवलप नहीं है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक में होता है। तो ये अविकसित कोशिकाओं में होता है। उसके बाद उदाहरण क्या है इसके, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, या इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। दूसरा है जीवाणु या बैक्टीरिया, इनमें भी क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है, डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है। और अगला है ईस्ट, ईस्ट मतलब खमीर जिसे बोलते हैं, अमीबा इसके उदाहरण है। अमीबा वगैरह क्या होते हैं पिछली वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं आपको। तो देखिए ध्यान से, पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, असूत्री विभाजन। ये अविकसित कोशिकाओं में होता है। उदाहरण क्या है, नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा इत्यादि चीजें। इन सब चीजों में क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो एक सेल होती है वो इसका जो न्यूक्लियस, ये बीच वाला क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। ये नॉर्मली क्या होता है, पिचक्कर। ये बीच की सेल क्या हो जाती है, पिचक जाती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसमें, और बाद में ये 2 नई सेल बन जाती हैं। तो ये कहलाता है असूत्री विभाजन। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है। इसको ऐसे समझो आप, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो जब रोटी बनाते हैं तो जो आटा मीड़ते होंगे आप, तो आटे में क्या करते हैं, आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं। आटे की जो लोई होती है उसको ऐसे मीड़ लेते हैं और बढ़िया ऐसे ऐसे कर लेते हैं, और बिना फॉर्मूला लगा क्या नापते हैं, इतनी लोई चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए। नॉर्मल फॉर्मूला लगा तो बीच में पिचका के उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पर होता है, एक सेल होती है वो बीच में पिचक जाती है ऐसे, और पिचक के क्या बन जाती है, 2 सेल बन जाती है। जैसे आटा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये कहानी चलती है। तो पहला डिवीजन कौन सा हो गया, असूत्री विभाजन हो गया। तो असूत्री विभाजन समझ गए, इसमें कुछ भी नहीं होता, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। अब पढ़ेंगे अपन समसूत्री विभाजन और आपका अर्धसूत्री विभाजन, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्यों पढ़ाया, ये जानकारी के लिए पढ़ाया, नहीं तो बोलोगे ये काय पढ़ा रहा है, आगे बढ़ जाते। नहीं, पूरा जानना आपके लिए जरूरी है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में, माइटोसिस डिवीजन के बारे में। देखिए इसकी खोज करी थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने।
ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ये जो 1879 में इसकी खोज करी थी और बाद में इन्होंने इसका नाम दिया था माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन का नाम और माइटोसिस डिवीजन की खोज किसने करी थी? वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी 1879 में, और इन्होंने ये एनिमल सेल में खोज करी थी, जंतु कोशिका में खोज करी थी। तो इतना आपको ध्यान रखना, ये कंसेप्ट चीजें हैं। ये किस में होता है? सोमेटिक सेल में होता है। अभी बताया था सोमेटिक सेल क्या होती है। 98% जो बॉडी बनी वो सोमेटिक सेल से ही बनी है। तो ये सोमेटिक सेल में होता है। और सम मतलब होता है बराबर, जितने होते हैं उतने ही बनती है इसमें सेल। तो ये इस किस में यूज होता है? ये घाव भरने में तथा कटे फटे अंगों की मरम्मत में करता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे रिपेयरिंग। ठीक है, किस में हेल्प करता है? रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। तो जो बॉडी में कहीं पर घाव हो जाता है उसमें रिपेयरिंग में हेल्प करता है। कैसे करता है? एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। सपोज करिए आप लोग अभी रूम में बैठे होंगे और आपके ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, और पंखा कैसे भी करके गिर जाए, भगवान न करे गिरे, आपके हाथ पैर टूटे, और पंखा अगर सिर पे गिर गया तो आप निपट जाओगे, वो बात अलग है। लेकिन कहीं हाथ पैर में लगा, सपोज करो आपका हाथ टूट गया, या बैठे हो किसी ने थपाड़ा मार दिया, कुछ ऐसा मोड़ दिया, हाथ टूट गया, तो अब हाथ टूट जाएगा। तो अब हाथ की जो हड्डियां हैं, जो सेल हैं, वो टूट जाएंगी। अब क्या होगा? कुछ समय बाद जितना हाथ टूटा है या उंगली कट गई, सपोज करो दूसरा एग्जांपल समझो, उंगली कट गई चक्कू से, तो जितना एरिया कटा है या छिला है, अलग हो गई तो वो बात फिर नहीं होती ठीक। तो कहीं पर अगर कट गया, जितना टूटा है उतना ही आप देखना कुछ समय बाद वैसे ही बन जाता है। तो इसमें क्या होता है? सम फॉर्मूला लगता है। सम मतलब बराबर। जैसे सपोज करो आपका हाथ कटा है या टूट गया, तो सपोज करो इस हाथ में, इस उंगली में आपकी 50 कोशिकाएं थी, 50 कोशिकाएं थी, तो कुछ समय बाद देखना वो 50 की 50 वापिस ही बन जाएंगी, उतनी की उतनी बन जाती हैं। 50 टूटी हैं, 50 ही बनती हैं, तो उसे बोलते हैं सम। और सूत्री तो बिल्कुल बराबर होता है, जितनी टूटी हैं उतनी बनती है। मतलब ये घाव वगैरह भरने में हेल्प करता है। देखो यहाँ लिखा है घाव भरने में या कटे फटे अंगों की मरम्मत में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? समसूत्री विभाजन। समझ गए होंगे। तो जितनी सेल आपकी टूटती हैं उतनी ही इसमें बनती हैं। तो ये होता है आपका समसूत्री विभाजन। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो उसमें भी चेंजेस नहीं होता। सपोज करो ये पेरेंट सेल अभी बताया था और ये डॉटर सेल है, तो पेरेंट सेल में सपोज करो 46 क्रोमोसोम ही होते हैं, तो इसमें क्या होगा? जो जो सेल बनेगी नहीं, उसमें भी 46 गुणसूत्री रहेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता। तो डॉटर सेल में कितने रहते हैं? 46। और ये क्या है? पेरेंट सेल या मदर सेल इसको कहा जाएगा। तो इतना समझ गए होंगे आप। अब इसके दो प्रकार होते हैं, वो अभी आपको बता रहे हैं। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर। इसकी खोज किसने करी? किसमें करी थी? ये कायक कोशिका में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं होता। ये घाव भरने में या कटे फटे अंगों की मरम्मत में हेल्प करता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तीसरा पॉइंट लिखना इसके नीचे। इसमें जितने गुणसूत्र होते हैं, तो न्यू जो सेल बनेंगे उसमें उतने ही गुणसूत्र रहते हैं। इसमें कुछ गुणसूत्रों में कुछ भी चेंजेस नहीं होता, क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं होता। ये होता है समसूत्री विभाजन। अब देखते हैं इसमें कितने प्रकार से ये होता है। अब देखिए ध्यान से, समसूत्री विभाजन यानी जो माइटोसिस डिवीजन है, इसकी 2 स्टेज होती है, 2 अवस्थाएं होती है। तो माइटोसिस डिवीजन की 2 स्टेज होती हैं। पहली होती है इंटरफेस, दूसरी होती है एम फेस। अब ध्यान समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है और यूट्यूब पर ये पढ़ाया नहीं जाता। ये 11th क्लास में डिटेल में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वेटेज आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं इससे यहाँ क्वेश्चन आते नहीं है, पर इसको छोड़ देते हैं। तो हम पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए। देखिए पहला फेस होता है इंटरफेस होता है और दूसरा होता है एम फेस होता है। इसमें तो हमने यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास किया। ये डायग्राम बनाया है सेल का। इस सेल में 2 स्टेज होती हैं, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का जो देखो डिवीजन यहाँ शुरू होगा, यहाँ लिखा है स्टार्ट, और यहाँ पर डिवीजन खत्म हो जाएगा, बस इतना ही टाइम लगता है। यहाँ से कोशिका विभाजन शुरू होगा यहाँ से, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो सेल डिवीजन कहाँ पर होता है? एम फेज में। तो एम फेज में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। इसे एम फेज इसलिए कहा जाता है, माइटोसिस फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डिवीजन हो जाता है। तो एम फेज को क्या कहा जाएगा? माइटोसिस या सूत्री विभाजन कहा जाएगा, सूत्री अवस्था कही जाती है। तो कोशिका विभाजन यहाँ शुरू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इससे जो इसका जो बचा कुचा टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है इंटरफेस कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से, इंटरफेस क्या होता है? इसे बोलते हैं अंतरा अवस्था। यहाँ पर सबसे ज्यादा समय लगता है, 95% टाइम कहाँ लगता है? इस एरिया में लगता है। इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि इस टाइम प्रिपरेशन चलती है कोशिका विभाजन की। यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयारी चलेगी, फिर यहाँ डिवीजन होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसको ऐसे समझो एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं जब आप 12th का एग्जाम देते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, तो 12th का एग्जाम की बात करते हैं, आप लोगों ने सभी ने 12वीं के पेपर दिए होंगे। तो क्या 12वीं के पेपर आप डेली देते हैं? नहीं देते। उस टाइम पर्टिकुलर 1 महीने आपके पेपर चलते हैं, 15-20 दिन। तो आप 15-20 दिन के जो पेपर होते हैं, यानी 5 पेपर जो होते हैं, उसकी आप तैयारी 2 साल या 1 साल पहले से कर रहे हैं। तो आपने तैयारी में सर्वाधिक समय दिया है। तो उसी प्रकार डिवीजन सिर्फ इतने टाइम में हो जाएगा, इतने से टाइम में, लेकिन तैयारी करने में इतना समय लगता है। जैसे आप शादी की तैयारियां करते हैं, तो शादी की
शादी समझते हैं ना। तो शादी की जब आप तैयारी करते हैं तो शादियों की तैयारी करने में आपको बहुत टाइम लगता है, 15-20 दिन, 2-2 महीने पहले, 1 साल पहले से तैयारियां चलती हैं कि फलानी तारीख को होगी शादी, क्योंकि गहने गुड़िया खरीदना है और दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं रिश्तेदारों के लिए, ये कपड़े खरीदो वो खरीदो, तैयारियां चलती हैं। लेकिन शादी क्या है, 2 घंटे में शादी हो जाती है, 1 दिन में काम हो जाता है पूरा, लो भैया हो गई शादी। लेकिन तैयारी करने के लिए बेचारे घर वालों से पूछो कितनी दिक्कतें होती हैं, दिन रात उसमें लगे रहते हैं, 2-2 साल पहले से तैयारी कर, मोड़ा बड़ा होगा तैयारी, ये करो वो करो फलाना ठिकाना, तो तैयारी करने में ज़्यादा समय लगता है। तो उसी प्रकार जब सेल डिवीजन होगा वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन तैयारी जो होगी वो इतनी लंबी तैयारी होती है। तो देखिए इसी को कहा जाता है इंटरफेस या अंतरावस्था। तो कोशिका विभाजन की तैयारी किसमें होती है, इंटरफेस में होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी तैयारी होगी, इसलिए इसे रेस्टिंग फेस भी कहा जाता है, क्योंकि अभी कोशिका रेस्ट में होती है। अब इसके 3 अवस्थाएं होती हैं, ध्यान समझना कौन कौन सी होती है 3 अवस्थाएं। पहली जो अवस्था होती है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंटरफेस है, पहली जो अवस्था होती है वो यहाँ से लेकर ये कहलाती है G1 फेस, क्या कहलाता है G1 फेस, और ये कहलाता है S फेस, और ये कहलाता है G2 फेस। यहाँ लिख दिया हमने अंतर अवस्था की 3 अवस्थाएं होती है, पहली होती है G1, दूसरा होता है S फेस, तीसरा होता है G2 फेस होता है। अब इसमें जब आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो तो और डीप होता है, इसमें जो डीएनए होता है वो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और यहाँ आते आते 2C मतलब इसका अमाउंट डबल हो जाता है। तो इतना डिटेल आपको नहीं जाना है, क्योंकि 11वीं क्लास में ये पूरा टॉपिक है, वहां पर पढ़ाया जाता है, आपको इतना नहीं पढ़ना। तो पहला फेस क्या कहलाता है G1, दूसरा होता है S, और तीसरा होता है G2 फेस होता है। तो जो G1 फेस होता है इसमें जैसे ही सेल यहाँ पर क्या होती है, स्टार्ट होती तैयारी, प्रिपरेशन शुरू होती है। कई बार क्या होता है, आप लोग तैयारी करने के लिए जैसे इंदौर गए या दिल्ली गए तैयारी करने के लिए, या कोटा वगैरह गए नीट वगैरह की तैयारी करने के लिए, तो कई बार बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ फीस मीस सबमिट कर दी, और जैसे ही सबमिट करी आपने 1 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए दे दिए, दिल्ली गए वहाँ पर तैयारी शुरू कर दी, और आप 8 दिन के अंदर भग जाते हैं, बोलते हमारा मन नहीं लग रहा, ठीक है हम नहीं, हम चले, हम घर चले, बुरा लग रहा, मम्मी की याद आ रही, गर्लफ्रेंड की याद आ रही, उसकी याद आ रही, उसकी याद आ रही, लो वापस आ गए आप। तो सेल भी कई बार बेचारी बेवकूफ होती है, ठीक है, वो भी क्या करती है, उसका भी मन नहीं लगता। तो कई बार क्या होता है, जो G1 में जो सेल जैसे ही यहाँ पर तैयारी शुरू होगी डिवीजन की, तो G1 से ही सेल क्या हो जाती है, G0 में चली जाती है। 0 मतलब होता है बिल्कुल हमेशा के लिए सो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी, फिर उसमें डिवीजन हो गई नहीं, आप तैयारी करने गए और वापस आ गए, फिर दोबारा आपकी हिम्मत नहीं होगी और आप लगे रहे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर G1 में अगर जैसी सेल एंटर करेगी G1 फेस में, उससे ये डायरेक्ट G0 में जा सकती है, इसे क्यूसेंट फेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूसेंट फेस भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि G1 जो सेल होती है उससे सेल G0 में जा सकती है, इसको क्यूसेंट फेस भी कहा जाता है। आप इसको ना रखें ध्यान तो भी आपका काम चल जाएगा। तो G1 से डायरेक्ट कहाँ जा सकती है, G0 में। कई बार तैयारी छोड़ भी देते हैं, और छूट गई तो छूट गई, तो यहाँ पर सेल हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन अगर एक बार G1 पास कर लिया तो अगला फेस आएगा S फेस और G2 फेस, और जैसे ही S फेस में एंटर हो जाएगी, अब इसको डिवीजन तो होना ही पड़ेगा। अब S फेस में आ गई, फिर G2 में आ गई, और M फेस में, तो फिर इसका डिवीजन यहाँ शुरू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो G1 से कहाँ जा सकती है सेल, G0 में जा सकती है, और एक बार S फेस में करी तो S फेस में जैसे एंटर करेगी तो अब इसको डिवीजन होना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते। आपने 1 साल तैयारी कर ली, 2 साल तैयारी कर ली, और बढ़िया फिर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो गई, लगभग 100% तैयारी, फिर बस और क्या, इंटरव्यू वगैरह दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट फेज क्या होता है, G2 फेज। इसके बाद क्या होगी, यहाँ पर सेल डिवीजन शुरू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो जो सेल डिवीजन होता है वो M फेज में होता है। अब इसको M फेज को पढ़ते हैं। तो पहला फेज समझ में आ गया, इंटरफेस, थोड़ा कंसेप्ट बताया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख लें, एक बार समझो। समसूत्री विभाजन के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है इंटरफेस, दूसरा होता है M फेज। M फेज में सेल डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। M फेज को कहा जाता है माइटोसिस फेज। यहाँ पर सेल शुरू होती है और यहाँ पर खत्म हो जाती है, यहाँ से डिवीजन होगा तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया सेल डिवीजन। तो जैसे आप शादी की तैयारी करते हो तो शादी 1 दिन की होती है तो बहुत छोटा टाइम में हो जाएगी, लेकिन तैयारी करने में आपको सालों साल लग जाते हैं। तो इसी प्रकार सेल यहाँ पर तैयारी शुरू करेगी, इसे बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का जो पहला फेस होता है वो कहलाता है G1 फेस, और G1 से सेल हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है, हो सकता है आगे डिवीजन हो ना, तो इसे बोलते हैं G0 फेस। और एक बार S फेस में आ गई तो फिर इसका डिवीजन हो जाएगा। ये हो गया आपका इंटरफेस। अब क्या समझेंगे अपन, M फेस के बारे में। चलिए अब देखते हैं M फेस के बारे में, माइटोसिस फेस। इसमें 2 फेस होते हैं। पहला होता है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन। तो जब भी जो सेल होती है, ये क्या है सेल और ये क्या है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियन, पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको। तो कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और काइनेसिस मतलब होता है विभाजन हो जाना, डिवीजन हो जाना। तो जब कभी न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है उसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, M फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। देखो यहाँ पर बना दिया, एक ये सेल है,
इस सेल में ये जो न्यूक्लियस होता है ये टूटकर इसके दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो इसे बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और इसकी चार अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ये पूरा हम आपको अभी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ध्यान समझना। हम पढ़ रहे हैं एम फेज की दो अवस्थाएं, पहली अवस्था और बाद की अवस्था। पहली अवस्था में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और दूसरी अवस्था में कोशिका टूट जाती है। देखो अभी ये न्यूक्लियस एक है, सेल एक ही है, और यहाँ पर भी सेल एक ही है, तो एक न्यूक्लियस बन गया दो न्यूक्लियस। अब यहाँ देखो ये जो सेल में जो दो न्यूक्लियस बने हैं वो यहाँ चल जाएंगे, और ये दो न्यूक्लियस जो है वो एक सेल है। अब इसमें दो सेल बन गई, ये डॉटर सेल कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, डॉटर सेल कहलाएंगी। और दो सेल हो गई और दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, तो ये कहलाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका को बोलते हैं साइटो। और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन होना, काइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन होना। और न्यूक्लियस मतलब होता है कैरियो। तो यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन, और यहाँ पर हो गया साइटो यानी सेल का डिवीजन। तो सेल का डिवीजन कहलाता है कोशिका विभाजन, और केंद्रक का डिवीजन कहलाता है आपका कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ये पहली अवस्था, ये बाद की अवस्था। तो पहले मतलब जानते हो, जैसे आप लोग फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, 7 दिन पहले मैं थी भैंस और अब मैं हो गई हूँ गैया। तो फेयर एंड लवली में एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, बिल्कुल गोरे गोरे, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर में पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेस यानी कोशिका का विभाजन होता है। अब एक एक करके इन सारी स्टेजेस को आपको पढ़ना है, पहली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और आप ये पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अपन डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया, तो पहले ये होता है फिर ये होता है। तो एक एक करके अपन शुरू करते हैं, केंद्रक विभाजन, उसके बाद फिर अपन ये पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो कैसे होता है बिल्कुल समझेंगे। इसमें 4 स्टेज होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पहली कौन सी देखेंगे, प्रोफेज के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज को बोलते हैं पूर्वा अवस्था कहा जाता है हिंदी में। इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात, इसमें जो क्रोमोसोम होंगे, अभी वो क्रोमोसोम आपको दिखना तो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी वो धागे नुमा स्ट्रक्चर में दिखते हैं। तो जो क्रोमोसोम जो धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखते हैं उन्हें बोलते हैं क्रोमैटिन कहा जाता है। तो क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, ये देखो। पहले इस सेल के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें। ये जो सेल दिख रही है, इसके दो पोल होंगे, ऊपर वाला पोल कहलाएगा नॉर्थ पोल और नीचे वाला कहलाएगा साउथ पोल। जैसे अर्थ जो होती पृथ्वी, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसी प्रकार इस कोशिका के भी दो पोल होंगे, दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये बीच में क्या बना है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस स्टेज की आखिरी चरण में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरे, ये धागे नुमा संरचना, जिन्हें क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और यही क्रोमेटिन आगे जाके क्या बनेंगे, गुणसूत्र बनेंगे, क्रोमोसोम्स बनेंगे, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब देखना ध्यान से, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, जिसे लिक्विड बोलते हैं। और इस सेल के बाहर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है। मतलब यहाँ पर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, अगली स्टेज में ये होगा कि ये जो क्रोमोसोम, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बिखर के इसमें निकल के कहाँ घुस जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अगली जो स्टेज आएगी मेटाफेज, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा, ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर है ये किस में फैल जाएंगे, साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान समझते जाए आप। तो पहला क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। और क्रोमेटिन अभी किस रूप में दिखाई देंगे आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे रूप में दिखाई देंगे। अभी क्रोमोसोम इसमें सही से दिखना तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन उतने वो नहीं दिखाई देंगे क्लियर। जो अगली स्टेज आएगी मेटाफेज, वो सबसे बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए, अभी बताएंगे। तो पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक, और धागेनुमा संरचना क्या दिखाई दे रही, क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई दे रही। इसके बाद यहाँ पर ये होते हैं सेंट्रियोल, या इनको बोलते हैं सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है, जैसे तारक काय बोलते हैं, इसकी खोज बोवेरी ने करी थी। ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, अब उसका यूज यहाँ पर होगा। तो सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रियोल्स होते हैं, या सेंट्रोसोम बोल सकते हैं आप उनको। ये जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। सपोज करो ये यहाँ पर है तो ये इस साइड आ जाएगा, और जो यहाँ पर है तो ये इधर आ जाएगा। तो अगली स्टेज में आप देखना मेटाफेज में, ये जो सेंट्रियोल है वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएंगे, एक नॉर्थ पोल पे चल जाएगा, एक साउथ पोल पर चल जाएगा। तो इतना क्लियर होगा। अब देखिए इसमें लिखा है, जो हम आपको समझा देते हैं। देखो सबसे पहले पूर्वावस्था पढ़ रहे हैं, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस। क्रोमेटिन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास आने लगेंगे, बहुत पास पास आने लगते हैं इसमें क्रोमेटिन, कंडेंस हो जाएंगे। तो क्रोमेटिन पास पास आने लगते हैं, कंडेंस। दूसरा, जो क्रोमोसोम होंगे, अभी क्रोमोसोम आपको झुंड के रूप में दिखाई देंगे, बिल्कुल ये पास पास हो जाएंगे इतने, मतलब इसके बीच में सेंट्रोमियर वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको ये झुंड के रूप में दिखाई देंगे, एक बिल्कुल बहुत पास पास दिखाई देंगे। तो इनकी स्टडी करना अभी संभव नहीं है। उसके बाद इसमें सेंट्रोसोम या तारक काय,
जी सेंट्रोसोम या इन्हीं को क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। ये क्या होंगे, ये अपोजिट पोल, ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर की ओर जाने लगता है। और हल्के हल्के स्पेंडल फाइबर, धागे नुमा स्ट्रक्चर। अभी स्पेंडल फाइबर क्या होता है, इसके मेटाफेस में आपको क्लियर दिखाई देगा, अभी बता रहे हैं। तो हल्का हल्का स्पेंडल फाइबर भी यहाँ पर बनने लगता है। तो पहली स्टेज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपको पढ़ा रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। ये भी ध्यान रखना है, कैरियोकाइनेसिस में पहला स्टेज कौन सी है, प्रोफेज। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बारे में पढ़ना है। तो प्रोफेज कंप्लीट है, आप इसको डबल से रिपीट करके देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं मेटाफेज के बारे में। मध्य अवस्था कहलाती है। मध्य अवस्था में क्या होती है, अभी हमने आपको बताया था, पिछली जो स्टेज थी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती, यानी ब्रेक हो जाती, और इसमें पूरी तरह टूट जाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, हिंदी वाले लिखना, केंद्रक कला पूरी तरह से टूट जाती है। केंद्रक कला टूट गई। अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं, जो धागेनुमा संरचना आती, जिसे आप क्रोमेटिन कह रहे थे, अब वो क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और ये साइटोप्लाज्म में जाएंगे। तो क्रोमोसोम कहां पर जाएंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे। तो क्रोमोसोम कम आउट इन साइटोप्लाज्म, ऐसा लिखना है इंग्लिश वाले। उसके बाद क्रोमोसोम इसमें सबसे बेस्ट दिखाई देंगे और फुली कंडेंस्ड हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। और सबसे छोटे साइज के हो जाते हैं क्रोमोसोम। ये देखो छोटे साइज के हो गए और बहुत पास पास आ गए, सबसे छोटे हो जाएंगे। और जो इतने पास होने के लिए आप इन बिल्कुल दिखाई दें क्लियर, इसलिए आप एक लाइन में आ गए और आप इनको स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। तो सबसे अच्छी अवस्था, तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, क्रोमोसोम की साइज और नंबर की स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है। तो ऑप्शन में रहेगा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो क्या रहेगी, मेटाफेस। तो यहाँ लिखा गुणसूत्र एक लाइन में आ गए हैं, और इसलिए ये सबसे बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमेटिन, वो साइटोप्लाज्म में आ गए, सबसे छोटे साइज के हो गए और एक लाइन में आ गए। देखो एक लाइन बनती, इसे मेट्रासेंट्रिक लाइन कहा जाता है। तो इतना डीप आपको नहीं जाना, ये जो लाइन दिखाई देगी ना, इसे बोलते हैं मेट्रासेंट्रिक लाइन। तो ये आपके कोई काम की नहीं है। तो एक लाइन में आ जाएंगे और ये सबसे अच्छी स्टेज होगी आपको देखने के लिए, माइक्रोस्कोप से आप इनको देख सकते हैं जूम करके। और इसमें जो सेंट्रियोल होंगे, ये देखो ये सेंट्रियोल अभी यहाँ थे, अभी बिल्कुल एकदम ध्रुवों पर आ गए, ये साउथ पोल पे आ गया, ये नॉर्थ पोल पर। और इसमें निकल जाएंगे स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर को हिंदी बोलते हैं तरकु तंतु, तुरकु तंतु। ठीक है, इस थोड़ा आप इंग्लिश में ध्यान रखना। तो स्पेंडल फाइबर जो यहाँ से निकलेंगे, एक धागे नुमा संरचना निकलेगी, जो क्या करेगी, क्रोमोसोम के जो बीच वाला भाग होता है जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, इससे क्या हो जाएगी, ये जुड़ने लगती है। तो ये क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहा जाएगा इसको। तो आप मेटाफेज को समझ गए होंगे। तो मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और फुली कंडेंस हो जाएंगे और एक लाइन में आ जाएंगे, जिसे मेटासेंट्रिक लाइन कहा जाएगा। देखो लिख ही देते हैं, मेटासेंट्रिक लाइन। मेटा मतलब होता है बड़ी, मतलब बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम। और जो सेंट्रियोल होंगे वो ध्रुवों की ओर चल जाएंगे, और इनसे इस प्रकार के स्पेंडल फाइबर निकलेंगे जो इसको बीच में जुड़ जाएंगे, जिससे बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये स्टेज होती है मेटाफेज। तो मेटाफेज से आपको एक ही ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये सबसे अच्छी स्टेज होती है किसके लिए, क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए। चलिए अगली अवस्था देखते हैं, एनाफेज। इसे बोलते हैं पश्य अवस्था, बाद की अवस्था। तो पहली हो गई आपकी प्रोफेज कंप्लीट, मेटाफेज हो गई, और तीसरी है एनाफेज को बारे में पढ़ते हैं। एनाफेज को पश्य अवस्था कहा जाता है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हम यहाँ पर जो बना रहे हैं, ये पूरा क्रोमोसोम है, कंप्लीट क्रोमोसोम। और इसका जो आधा स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला कहलाता है सेंट्रोमियर, जिससे जुड़ा होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और अगर आधा क्रोमोसोम बना दे, ये वाला, इसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहा जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है इसको, क्योंकि हमने आपको पहली वीडियो में भी बता दिया था। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। आप बिल्कुल ध्यान समझेंगे यहाँ पर। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे, यहाँ पर अलग हो जाएंगे। मतलब जो हाफ क्रोमोसोम है, देखो आधा हाफ को ये क्या करेंगे, ये जो सेंट्रियोल रहेंगे वो ऊपर की ओर खींच लेंगे, स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर पूरी तरह हाफ क्रोमेटिड को, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड को ऊपर की ओर खींच लेंगे। तो ये आधा उधर चल जाएगा, आधा इधर चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इससे जो पहली स्टेज थी उसमें क्या था, पूरे बीच में थे, अब आधा इधर आ गया और आधे क्रोमोसोम उस साइड चले गए। क्योंकि अब क्रोमोसोम अलग अलग होंगे ना, क्योंकि अपना काम ही क्या है, डिवीजन करना। इसका काम क्या है, डिवीजन करना। तो जब डिवीजन होगा तो जो सेंट्रोसोम है, सॉरी जो क्रोमोसोम है, वो आधे आधे होंगे, तभी तो काम चलेगा। तो उधर आधे चले गए, इधर आधे चले गए। तो देखो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे, अलग होंगे, और ये कहाँ चल जाएंगे, अपोजिट पोल पर चल जाएंगे। इनको खींचने का काम कौन करेगा, इनको खींचने का काम कौन करते हैं, ये करते हैं स्पेंडल फाइबर। तो यहाँ लिखा है सबसे छोटी अवस्था होती, पहला स्टेज इसका क्या है, इस सबसे छोटी अवस्था होती है। दूसरा, इसमें स्पेंडल फाइबर,
स्पेंडल फाइबर ये जो दिख रहा है ना, इन्हें तरकु तंतु बोलते हैं। गुणसूत्रों को यानी जो क्रोमोसोम्स हैं इनको कहाँ खींच लेंगे, ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। तो ये हो गई आपकी एनाफेज। तो एनाफेज को एक बार फिर से शॉर्ट में समझो, सबसे छोटी अवस्था होती है, इसमें स्पेंडल फाइबर जो ये हो जो होते हैं स्पेंडल फाइबर, ये क्या करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड को या क्रोमोसोम को, गुणसूत्रों को कहाँ खींच लेते हैं, ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। आपको इससे इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब लास्ट अवस्था देखते हैं जिसका नाम है टीलोफेज। टीलोफेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं, अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं। ये क्या चल जाते हैं, अपोजिट पोल की चल जाते हैं, ध्यान रखना दोनों अपोजिट पोल पर। ये देखो अभी क्या थे, सेंटर की ओर थे और धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे थे, अब वो दोनों एक उत्तरी ध्रुव पर चल जाएंगे, एक दक्षिणी ध्रुव पर चल जाएंगे। तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर आ गए, दोनों अलग अलग हो गए। और गुणसूत्र के चारों तरफ अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना शुरू हो जाएगी। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पहली स्टेज में क्या हुई थी, डिसअपियर हुई थी, यहाँ पर फिर से दिखाई देना शुरू हो जाती है। और एक कोशिका के अंदर एक सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। तो अपना जो कैरियो मतलब होता है, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो जो अपना उद्देश्य था न्यूक्लियस का डिवीजन करना, वो पूरी तरह अब संपन्न हो चुका है। तो पहली स्टेज थी प्रोफेज, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है और उसके बाद क्या होता है, जो क्रोमेटिन थे वो कहाँ फैल गए, साइटोप्लाज्म में। दूसरी मेटाफेज थी, इसमें क्रोमोसोम आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना शुरू हुए थे। और तीसरी स्टेज थी एनाफेज, ये सबसे छोटी होती, इसमें क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। और चौथी स्टेज में पूरी तरह चल जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी और क्या होगा, एक कोशिका के अंदर दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। ये अपना कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपका जो पहली स्टेज थी जिसका नाम क्या है, कैरियोकाइनेसिस, वो कंप्लीट होती है। अब इसमें दूसरी स्टेज थी साइटोकाइनेसिस, उसको समझते हैं। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में, कोशिका विभाजन, हिंदी में बोलेंगे इसे कोशिका विभाजन। तो पहली स्टेज हो गई कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आपने पढ़ा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, PMAT, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या क्या हुआ था पूरा बता दिया। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब होता है साइटो मतलब होता है सेल और काइनेसिस मतलब होता है विभाजन। तो कोशिका का विभाजन अब पूरी तरीके से इसमें हो जाएगा। तो इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का डिवीजन होगा और इसमें स्पेंडल फाइबर का कोई भी रोल नहीं होता। तो लिखना हिंदी वाले, तरकु तंतु का कोई भी इसमें रोल नहीं होता है, कुछ भी उसमें भूमिका नहीं होती है। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान समझिए, अंतिम स्टेज है। यहाँ पर एक जो सेल रहेगी, इस सेल में क्या होगा, ये सेल दो सेल बन जाती है। एक सेल से क्या बन जाएगी, दो सेल, और इसके अंदर जो लिक्विड रहेगा जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। तो इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अभी हम डायग्राम में अच्छे से बना के बता रहे हैं। तो अभी आप ये समझो कि इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और दो कोशिकाएं बन जाएंगी। इसमें स्पेंडल फाइबर का कोई रोल नहीं होता। तो ये माइटोसिस की अंतिम अवस्था होती है। इसमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक सेल बन जाती है, डबल सेल। तो इसमें एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अब हम इसको आपको समझाएंगे प्लांट सेल में कैसे होता है और एनिमल सेल में कैसे होता है, दोनों को डायग्राम से समझते हैं। अब आप ध्यान समझिए इस जो साइटोकाइनेसिस, इसको डायग्राम के द्वारा देखिए। साइटोकाइनेसिस दो सेलों में अलग अलग होगा, एक एनिमल सेल में और एक प्लांट सेल में। हमने दोनों का बताने का प्रयास किया। पहले अपन अपनी सेल में देख लेते हैं, एनिमल सेल में अपन लोग जानवर में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इसमें क्या होगा, एक बीच में फुरो बनता है। ये क्या है, फुरो। फुरो मतलब होता है इस प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर ये। और जब ये सेल आगे बढ़ती जाएगी ना, थोड़ा थोड़ा और डिवीजन हो जाएगा, तो ये फुरो एकदम बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ये जो सेल है ना, और ये फ्रू एकदम ऐसे आ जाएगा और ये देखो इस प्रकार ये बीच में जुड़ जाता है। तो फ्रू क्या होता है, सेल के अंदर जो इस प्रकार जुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फ्रू। और ये फ्रू क्या होता है, बाद में आगे जाके ये पूरा बिल्कुल सेंटर में चिपक जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, फ्रू बनेगा। और जैसे ही फ्रू बनेगा तो आधा साइटोप्लाज्म इधर चल जाएगा, आधा इधर चल जाएगा। और इसके अंदर न्यूक्लियस तो अभी बन ही चुका है, कैरियोकाइनेसिस में पढ़ाई दिया है। तो न्यूक्लियस भी क्या हो गया, अलग हो गया। और इसके जो न्यूक्लियस, उसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती। हमने आपको पढ़ाया था प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं होती। तो सेल मेम्ब्रेन बनेगी लेकिन कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। और ये फ्रू क्या करेगा, ये बाद में जाकर बिल्कुल ऐसे सेंटर में चिपक जाएगा। तो ये ऐसे चिपक जाएगा और इस प्रकार आपकी एक सेल ऊपर की, एक सेल नीचे की, दो सेल बन गई। तो ये आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया एनिमल सेल में। अब बात करते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में भी सेम प्रक्रिया होगी, सेम प्रोसेस होती है। अब देखते हैं प्लांट सेल में क्या होता है। प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार होता है। देखो प्लांट सेल ऐसी चौकोर होती है, एनिमल सेल ऐसी होती है। तो इसमें क्या बनती है, एक कठोर सेल वॉल बनती है, रिजिड सेल वॉल बनती है, कठोर कोशिका भित्ति बनाई देती है। इसमें भित्ति का होती है। इसके बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। अंदर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाएगा, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस हो गया। और बीच में जो बनती है वो ये देखो जो लेयर बन रही है बीच में जो प्लांट की, इससे ये कैल्शियम पैक्टेट की बनती है, कैल्शियम प्लस पैक्टेट, पैक्टेट।
तो ध्यान रखना बीच में जो एक प्रकार की जो जुड़ेगी जिससे ये अलग होगा वो बनती है कैल्शियम प्लस पेक्टेट की। तो कैल्शियम और पेक्टेट की ये क्या होती है, बनती है ये बीच वाली लेमिला बोलते हैं इसे, क्या कहा जाएगा, मिडिल लेमिला। तो पहली स्टेज में क्या होगा, ये दूर दूर है कैल्शियम पेक्टेट, अगली स्टेज में ये पूरी तरह से जुड़ जाती है जिसे बोलते हैं मिडिल लेमिला कहा जाता है, ये पूरी तरह जुड़ जाएगी। और आखिरी स्टेज में जो आखिरी स्टेज होती है इसमें ये क्या होती है, अलग अलग हो जाती है और बीच में इस प्रकार का फ्रूट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में पाया जाता है, ये खाली जगह होती है एक प्रकार की प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है इसके बाद ये बन जाएगी आपकी, यहाँ पर देखो अब ये पूरी तरह यहाँ से ऐसे ये जुड़ जाएगा और ये इस प्रकार जुड़ जाएगा। तो अभी हम ये बना नहीं रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो बनाने में। तो ये ऊपर से ऐसे हो जाएगा और इस प्रकार ये बन जाएगी एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल बन जाएगी और इस प्रकार ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह इसमें सब कुछ बन जाएगा। तो एक प्लांट सेल जो रहेगी वो पूरी तरह दो सेलों में बढ़ जाएगी, यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके एक अलग हो जाएगी, इधर की अलग हो जाएगी। तो बन गई ना दो सेल, बीच में से काट दो, एक उधर की बन गई एक इधर की बन गई। तो इस प्रकार आपका ये जो साइटोकाइनेसिस वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है और माइटोसिस डिवीजन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आप इसको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो डबल से रिपीट करके देख लें। तो सेल डिवीजन के दो भाग हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले अपन ने न्यूक्लियस डिवीजन पढ़ा और दूसरा पढ़ा साइटोकाइनेसिस डिवीजन पढ़ा। इसको इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम मियोसिस डिवीजन के बारे में कंप्लीट पढ़ा देंगे। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।